हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी से सभी बच्चे बताएं, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं बच्चों? जल्दी बताएं। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज आप लोग बुलेट ट्रेन पे सवार हो जाइए। आज हम लोग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे वन बाय वन। यस, बढ़िया बढ़िया बेटा, वेरी बहुत बहुत सही। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बहुत सही। हाँ हाँ, मैराथन भी कराएंगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का। अभी तो छोटे छोटे पार्ट करा रहे हैं, मैराथन भी कराएंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का मैराथन कराएंगे, है ना। और भी बहुत कुछ आपके लिए लाएंगे, जल्दी ही लाएंगे। हाँ, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बिल्कुल मैराथन लेंगे बेटा, बिल्कुल मैराथन लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी तो आज मैराथन नहीं लेंगे, आज तो फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन है ना। मैराथन जब लेंगे तो पहले आपको बताएंगे कि हाँ यार, हम लोग इस दिन से मैराथन ला रहे हैं या कुछ और ला रहे हैं, फिर उसके बाद मैराथन क्लास लेंगे, है ना। हाँ एक बच्चा कह रहा है फोटो अच्छा है। हाँ यार, जैसा उन लोगों ने कहा, अपना जो स्टूडियो वाले होते हैं, उन्होंने कहा सर ऐसे खिंचवा लो, मैंने कहा ऐसे खिंचवा लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है कि नहीं। क्योंकि फोटो में क्या रखा है, फोटो में क्या रखा है, जज्बा तो इंसान के अंदर होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो सिलेक्शन का जो जज्बा आपके अंदर है, उसी को हमें बना के रखना है। सिलेक्शन का जज्बा जो लास्ट के 20 दिन है, उन पर हमें देखना है कि हम किस तरह से उनको अच्छे से करें और पेपर को क्लियर कर ले जाए, इस पर हमें फोकस करना है। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ गए, सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाएं जल्दी से। आप जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और इस तरह की नंबरिंग कर लें। यदि OMR सीट है तो बहुत अच्छी बात है, यदि OMR सीट नहीं है तो इस तरह की नंबरिंग पेन कॉपी पे कर लें और तेजी से हम दोनों लोग क्वेश्चन करेंगे ताकत के साथ। यस, लव यू बेटा आयुष, लव यू। हाँ बेटा, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे सर। थ्योरी रिवाइज कराइए किसी लेक्चर में बेटा। सिद्धांत थ्योरी तो चल रही है ना, वन शॉट आपको चैप्टर वाइज दे रहे हैं, तो वन शॉट चैप्टर वाइज में क्या है, थ्योरी समराइज कर रहे हैं। एक पूरा चैप्टर 2.5 से 3 घंटे में या 3.5 घंटे में समराइज करके देते हैं, उसमें पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी कराते हैं। हाँ, खुश रहो बेटा डॉक्टर अमन। आओ चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द एल्युमिनियम सरफेस, वर्क डन इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज अप्रोक्सीमेट। देखो ये एक एल्युमिनियम सरफेस है, इस पर क्या कर रहा हो, इतने एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो और इसका वर्क फंक्शन कितना दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा जा रहा है कि हाँ बेटा, इनऑर्गेनिक के बारे में भी बताया जाएगा। अब जरा देखो, इतनी एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो, इसका वर्क फंक्शन इतना है, तो पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से क्या होता है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया इमिटेड इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये वैल्यू क्या है 6.2, ये वैल्यू क्या है 4.2, तो ये कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है,
एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 32, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आंसर इज बी। वेरी गुड, बहुत सही, तेजी से करते रहो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत सही, इसी स्पीड से करना है, तेजी से। वेरी गुड। द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन लाइमन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फॉर 6 एनर्जी लेवल। यदि कोई इलेक्ट्रॉन 6 एनर्जी लेवल से जंप करता है तो बताओ कितनी लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन शो करता है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है कि लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है? तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन द लाइमन सीरीज, सिर्फ लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन नहीं पूछ रहा है। लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी है? तो जरा देखो, आपको बताता हूं, गौर से समझिएगा। जो आप फार्मूला लगाते हो वो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का है और हमें बतानी है लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, लाइमन सीरीज ये होती है, लाइमन सीरीज ये होती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है लाइमन सीरीज की, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। लाइमन सीरीज की वो लाइनें होंगी जो लाइमन में आके टकराएंगी। नहीं, ये फार्मूला गलत है। यदि कोई ये फार्मूला लगाता है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये टोटल लाइन का है, टोटल लाइन, और हमसे टोटल लाइन नहीं पूछी जा रही है, वो लाइन पूछी जा रही है जो लाइमन सीरीज की है। और लाइमन सीरीज की लाइन का मतलब है वो लाइनें जो n=1 पर आके गिरेंगी। तो n=1 पर आके ये लाइनें गिरेंगी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो कहीं 5 आंसर है? नहीं है। एक बार फिर से देख लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 स्टेट, तो 6, ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, n=5 आ रहा है। क्या कहीं पर कोई 5 आंसर है? 5 आंसर है। देखो और कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि लाइमन इक्वल टू ये, एक बार आप 2 से 1 आ सकते हो, 3 से 1 आ सकते हो, 4 से 1 आ सकते हो, 5 से 1 आ सकते हो और 6 से 1 आ सकते हो। 1 पर आना है। क्या कोई छूट रहा है? चेक करो, कोई छूट रहा है? एक है ना, कोई छूट तो नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6, कोई नहीं छूट रहा है ना बच्चों? कोई छूट रहा है? नहीं। तो कोई छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब 5 लाइनें होंगी। यहां पर आपके पास आंसर जो दिए हैं वो 5 दिया नहीं है, तो इसको मैं 5 आंसर बना देता हूं, इस वाले को। यहां पर कोई 5 आंसर नहीं दिया तो 5 बना देता हूं, है ना। द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन लाइमन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 एनर्जी लेवल। 6 एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखा है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 6 एक्साइटेड स्टेट, नहीं। n=7 तब लोगे, 6 एनर्जी लेवल लिखा है कि 6 लेवल लिखा है। देखो इलेक्ट्रॉन जंप ऑन 6 लेवल, तो 6 लेवल हो गया, 6 एनर्जी लेवल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना। n=7 तब लेते जब 6 एक्साइटेड स्टेट बोलता, तब n=7 ले सकते थे, नहीं तो n=7 नहीं लोगे। 6 नंबर का एनर्जी लेवल तो यही है ना, ये पहले नंबर का एनर्जी लेवल, ये 6 नंबर का एनर्जी लेवल, ठीक है। तो आंसर आप 5 टिक करें। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। 15 नहीं होगा बेटा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन नहीं पूछ रहा है जो 15 टिक करोगे। इसको करो, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r। देखो एक एटम है जो
एक एटम है जो कहां रिवॉल्विंग कर रहा है, आर पे रिवॉल्विंग कर रहा है और 4r पे रिवॉल्विंग कर रहा है। एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ r and 4r. The ratio of the time taken from the complete one revolution is, तो इसका मैंने मान लिया T1 और इसका मैंने मान लिया T2। तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, T1 अपॉन T2 की वैल्यू, T1 प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो टोटल टाइम पीरियड होता है, टोटल टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप सबको पता है n³ अपॉन जेड स्क्वायर, n³ अपॉन जेड स्क्वायर। तो यार जब इनको डिवाइड करोगे, क्योंकि वो रेशियो पूछ रहा है, तो आपका जेड तो कट जाएगा क्योंकि एक ही एटम है, मगर ऑर्बिट का नंबर अलग अलग है। ये n1 ऑर्बिट है और ये n2 ऑर्बिट है। यदि n1 और n2 की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो n1 n2 की वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो रेडियस इक्वल टू होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो देखो r अपॉन 4r, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो ये n1 स्क्वायर और ये n2 स्क्वायर। तो गौर से देखिए r से r कट गया, तो n1 अपॉन n2 का रेशियो आया 1/2, n1 अपॉन n2 का रेशियो 1/2, तो रख दो 1/2। तो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आ जाएगा। क्या कोई ऐसा आंसर है? यस, वेरी गुड बच्चों, बच्चों का भी सी आंसर है, मेरा भी सी आंसर है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, बोहर थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर द स्पीसीज। बोहर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होती है बताओ? बोहर थ्योरी जो होती है वो ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोहर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो किस, ये देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो होते मगर एक चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन होते दो चले गए एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन होते हैं एक चला गया दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट कंसिस्टेंट विद द थ्योरी। इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट गलत है, इनमें से कौन से क्वांटम नंबर का सेट गलत है? तो देखो कौन से क्वांटम नंबर का सेट गलत है, तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा n की वैल्यू से छोटी होती है, l की वैल्यू जो होती है वो हमेशा n की वैल्यू से छोटी होती है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, m की जो वैल्यू होती है वो l की वैल्यू के बराबर होती है या छोटी होती है। एक मिनट, m की जो वैल्यू होती है वो l की वैल्यू के बराबर होती है या छोटी होती है। अब देखो कौन इन दो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जो इन दो रूल को फॉलो नहीं करेगा वो गलत है। क्यों? क्योंकि l इक्वल टू क्या होता है, 0 to n-1। इसका मतलब l की वैल्यू n से हमेशा कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है n-1। और m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -L2 + L। इसका मतलब यदि ये l के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो यहां पर देखो गलत लिखा है, m की वैल्यू जो है वो l की वैल्यू से ज्यादा है, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये गलत है, बाकी सब जगह सही लिखा है। आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। एक बच्चा कह रहा सर मुझे बुखार आ गया, है ना बेटा? फीवर तुम्हें आया है, फीवर हमें भी चल रहा है ना, हम भी बीमार है, कोल्ड भी है, फीवर भी है, बदन भी दर्द कर रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दो। जब तक क्षमता है तो पढ़ते रहो, हाँ थोड़ा कम पढ़ो, मगर यदि ताकत लगा के कर पाओगे तो करो, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वैलिडिनम, क्रोनियम, Mn आर XYZ रिस्पेक्टिवली। हेंस देखो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ये है, तो ये कैसे लिखोगे? SC
वाला, सॉरी देखो गौर से समझना, स्कूटी, वैन, कार में फेंको। तो ये स्कूटी है 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25। तो ये क्या होता है, किसका किसका चाहिए, यहां से चाहिए। तो ये क्या होगा मेरे दोस्त, 4s2 3d 1 2 3। ये क्या होगा 4s1 3d5। ये क्या होगा 4s2 3d5। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। क्यों, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है √n+2bm। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट इसका होगा। इसको क्या नाम दिया गया है, x। इसको क्या दिया गया है, y। इसको क्या कहा गया है, z। तो सबसे ज्यादा y में है, फिर z में है, फिर x में है। ऐसा कहीं आंसर है, ये आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। द क्लोजेस्ट पैक सीक्वेंस ABAB रिप्रेजेंट। अब देखो ABAB पैकिंग है, तो ABAB पैकिंग से कौन सी पैकिंग बोली जाती है, ABAB पैकिंग को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसका जो यूनिट सेल होता है वो कौन होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है कि नहीं। तो कौन सा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा डी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। CSBR contain BCC structure. The length of its one side is 4.3 angstrom. The minimum distance between CS ion and bromide ion will be। देखो ये कैसा है, ये हमारा स्ट्रक्चर BCC है, तो इसमें कॉर्नर पे कौन होगा, आप सभी जानते हैं कि BCC स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे कौन होता है, बेरियम BR मतलब ब्रोमाइड आयन। और सेंटर पे कौन होगा, सेंटर पे होगा CS आयन। अब वो पूछ रहा है कि यार आप कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो कैटायन एनायन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बॉडी डायगोनल होगी। क्यों, कॉर्नर पे कौन है B और सेंटर पे कौन है CS, तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, बॉडी डायगोनल बाई हाफ, बॉडी डायगोनल बाई 2। अब A की वैल्यू कितनी दी है 4.3, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एक कम 2 मतलब 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 2 ये। अब √3, अब √3 की वैल्यू डाल दो, तो मेरे दोस्त √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ये आंसर आया। अब बच्चे कह रहे हैं इसको बताओ, तो हथियार निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों 2.15 इंटू 1.732, तो ये वैल्यू आ रही है 3.7238 एंगस्ट्रॉम। बात समझ गए यार, BCC स्ट्रक्चर है और BCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम होती है वो बॉडी डायगोनल बाई हाफ होती है। यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी। एन एलिमेंट अकर्स इन BCC स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज इतना, इफ द सेल एज इज इतना, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। देखो अभी भी हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर। यदि BCC स्ट्रक्चर है तो Z इक्वल टू 2। क्यों, सारे कॉर्नर मिलके कितना एटम बनाएंगे, कॉर्नर मिलके एक एटम बनाएंगे, और सेंटर मिलके कितना एटम बनाएगा, एक एटम बनाएगा। तो टोटल एटम कितने होगा यूनिट सेल के अंदर, 2 एटम हो गए। तो Z की वैल्यू 2 आ गई। और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू एटॉमिक वेट अपॉन A³
इंटू Na। ठीक है, Z की वैल्यू आप डाल दो, देखो D इक्वल टू इतना है, Z इक्वल टू 2 है, एटॉमिक वेट निकालना है। A की वैल्यू कितनी है 250 पिकोमीटर। अब यूनिट का ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में, तो ये पिकोमीटर में नहीं होगा, किसमें लिखोगे सेंटीमीटर में। तो जब इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो ऐसे लिख देंगे इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। अंकित, अंकित बेटा एडवांस की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, जेई एडवांस की, आप उसको फॉलो करो। जेई एडवांस की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है संकल्प भारत 2.0 पे, उसको फॉलो करो। आज उसमें मैथ्स की क्लास है और उसका प्लानर देख लो। अच्छा जल्दी आओ, अब यार इसको सॉल्व करो। तो देखो ये हो गया 4, अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूं 2.5, 3 बार 2.5 आएगा, ठीक, एक बार 6.022 आएगा। अब पावर देखना, ये जब यहां पॉइंट लगा दोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और ये 23, एक बार 10 की पावर -1 आएगा और ये बराबर होगा इसके। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बात समझ गए। ये क्यूब लगा है ना, इसको इधर ले आए, तो कैलकुलेशन करो 4 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 3 बार 6.022, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 37.6। ऐसा कोई आंसर है देख लो, ऐसा कोई आंसर है, ये आंसर, थोड़ी कैलकुलेशन थी, आंसर इज बी। वेरी गुड, बहुत सही देवेंद्र बेटा, डटे रहो डटे रहो डटे रहो। बात समझ पाए कैसे किया भाई, उसने डेंसिटी दे रखी, तो डेंसिटी का फार्मूला है D इक्वल टू जेड इंटू एटॉमिक वेट अपॉन A क्यूब इंटू Na। जेड की वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि BCC बना हुआ है। A की वैल्यू दी है, Na की वैल्यू जानते हो, एटॉमिक वेट की वैल्यू निकाल दी। अब इस क्वेश्चन को करिए, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A एंड B एटम वेयर A एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। देखो हमारे पास यूनिट सेल कैसा है, FCC है। FCC में A कहां है, कॉर्नर पर, और यदि A कॉर्नर पे है तो सारे कॉर्नर मिलके कितने एटम बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। एंड कॉर्नर ऑफ द यूनिट B एटम एज फेस, और B एटम कहां है, फेस पे है, और सारे फेज मिलके कितने एटम बनाते हैं, 3 एटम बनाते हैं। वन ऑफ द A एटम इज मिसिंग फॉर द कॉर्नर इन द यूनिट सेल। अब देखो सारे कॉर्नर मिलके एक एटम बताते हैं, मगर वो कह रहे हैं एक कॉर्नर का एटम मिसिंग है, तो कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। इसका मतलब 1/8 पार्ट निकल गया, तो ए एटम के नंबर कितने बचे, 7/8। भाई टोटल कॉर्नर मिलके कितने एटम बनाते हैं, एक, उसमें से एक कॉर्नर मिस है, तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन है इतना। अब वो कह रहा फार्मूला बताओ, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एटम के नंबर का रेशियो। तो एटम का नंबर का रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो A7 B24। यस वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, डटे रहो। आंसर बताओ, ए मिनरल हैविंग फार्मूला AB2 क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यदि क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो FCC यूनिट सेल बनेगा विद ए एटम्स FCC। ए एटम क्या कर रहा है, FCC फॉर्म कर रहा है, तो इसका यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर यूनिट सेल है, और फेस सेंटर यूनिट सेल है तो इसके नंबर कितने हैं, 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। अच्छा, दैट बी एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल साइड्स ऑक्युपाइड बाय बी एटम आर। अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, गौर से समझिएगा। वो कह रहा है एक फार्मूला है AB2, सॉरी
एक फार्मूला है AB2, उसमें से A जो है FCC पर है, तो B कहां पे है, टेट्राहेड्रल साइड। अब FCC में कितने टेट्राहेड्रल होते हैं, 8। जब ये 4 होगा और ये 8 होगा तब फार्मूला ये बनेगा AB2, और ये फार्मूला ये बता भी रहा है, इसका मतलब B सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे है? तो 100% टेट्राहेड्रल वाइड पे B है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यदि 100% टेट्राहेड्रल वाइड पे B ना होता तो फार्मूला ये ना आता। AB2 फार्मूला तभी पॉसिबल है जब B सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे हो। क्यों, FCC है तो A के एटम के नंबर 4। अब B के एटम के नंबर हमें नहीं पता है, मगर यदि सभी के सभी B पर मैं सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे B को मान लूं, सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे B को मान लूं, तब ये फार्मूला आ सकता है। अब बात आई कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो देखो B कहां पे है, टेट्राहेड्रल वाइड पे है, तो टेट्राहेड्रल वाइड पे है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4। क्यों, टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, 4 एटम से घिरे हुए वाइड को टेट्राहेड्रल वाइड कहते हो। ये देखो, अब ये कहां है, कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर पे है, तो एक कॉर्नर के चारों ओर 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। एक कॉर्नर को कितने यूनिट सेल टच करते हैं, 8, और जितने यूनिट सेल टच करेंगे उतने ही कॉर्नर होंगे, और हर कॉर्नर से d/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वाइड होगा। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। आंसर क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी करें, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, आंसर बताओ। द परसेंटेज ऑफ Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल होगा, चाहे जिस तरह का डिफेक्ट आ रहा हो क्रिस्टल में, चाहे जिस तरह का डिफेक्ट आ रहा हो, क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल होगा। तो यदि ये न्यूट्रल क्रिस्टल है तो जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब जरा Fe की बात करो, Fe के जो एटम है वो 0.9 है। इसमें से यदि हम +2 वालों को X मान लें तो +3 वाले एटम कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अब आप टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज बराबर कर रहे हो, तो एक एटम पे +2 है तो X एटम पे कितना चार्ज होगा, 2x। एक एटम पे +3 है तो 0.9 - X एटम पे कितना होगा, इतना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, इतना हो गया। और टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। क्यों, डिफेक्ट कोई भी हो क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा, तभी क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, तभी क्या है, क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है। तो X की वैल्यू आ गई 0.7, तो X क्या है, Fe +2 कितना है, 0.7। मगर वो पूछ क्या रहा है, द परसेंटेज ऑफ Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका परसेंटेज निकालो। तो यार अब उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाए, तो देखो उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ +2 0.7 अपॉन टोटल इंटू 100। तो ये 700/9 आ गया। अब इसको कट्टम काट खेलो तो कितना आएगा, 9, हाँ 0.9 - X, यस वेरी गुड। आंसर बताओ यार कितने बार जाएगा, 7 7 × 9 63, फिर 7 आया, 7 × 9 63, ये आ रहा है अप्रॉक्स ये आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, यस वेरी गुड। आंसर बताओ जल्दी जल्दी। 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू, अच्छा क्वेश्चन है जरा देखिए, 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 273 केल्विन। द एंट्रोपी ऑफ वाटर सॉलिड एंड वाटर लिक्विड आर दिस।
द एंट्रोपी चेंज, इंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस। देखो गौर सुनिए, वाटर सॉलिड को आप वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो ऐसे, और कितना है 1 मोल, 1 मोल ये कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल इसमें, इस तरह से, ठीक है। इसमें दोनों की इंट्रोपी दी है और इंथैल्पी पूछ रहे हो कि इंथैल्पी कन्वर्जन बताओ। तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अब आप चेक करो, टेम्परेचर दिया है कितना 273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में इक्विलिब्रियम होती है, वाटर में इक्विलिब्रियम होती है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो गया, और जब डेल्टा जी 0 हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू है टी डेल्टा एस। टी कितना दिया है 273, डेल्टा एस क्या होगा इंट्रोपी फाइनल माइनस इंट्रोपी इनिशियल। तो 273, अब फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी, फाइनल कौन है ये, इनिशियल कौन है ये, तो कितना हुआ 60 माइनस 38.20, 273। अब इसको माइनस कर लो बच्चों, तो देखो 60.01 माइनस 38.20 इंटू 273, तो ये आ रहा है हमारा 595413, ऐसा आंसर है 595413। ये देखो, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस जल्दी से आंसर बताएं। अब यहां पर ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा है, इसको गौर समझो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होती है, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है 0 होता है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है 0 होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ SF6 एस गैस F गैस आर दिस द एवरेज CF बॉन्ड एनर्जी वुड बी। तो जरा देखो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखो, इसकी, यदि मैं इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखता हूं, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी है तो क्या आएगी, ऐसे आएगी। ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 ये आएगी, जिसकी वैल्यू इन्होंने दी है -1100। अब इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगी, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये आएगी। भाई सल्फर गैस किससे फॉर्म होगा, सल्फर सॉलिड से फॉर्म होगा, इसकी वैल्यू दी है इन्होंने 275। अब ये किससे फॉर्म होगा, फ्लोरीन गैस से फॉर्म होगा, ऐसे। इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने दी है 80। ये देखो आपको पूछ क्या रहा है, देन द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी इज। तो यार बॉन्ड एनर्जी पूछी जा रही है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है, ये देखो ये बॉन्ड इंथैल्पी का फार्मूला याद है सबको। बॉन्ड इंथैल्पी वाली रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम तक जाना बॉन्ड इंथैल्पी है, गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम तक जाना बॉन्ड इंथैल्पी है। तो आपको इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, और इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी आएगी उसमें 6 से डिवाइड कर देना। क्यों, क्योंकि यहां पे 6 सल्फर और फ्लोरीन बॉन्ड है। बॉन्ड इंथैल्पी की रिएक्शन लिखना जानते हो ना सब लोग, बॉन्ड इंथैल्पी की रिएक्शन लिखना जानते हो ना, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, इस तरह से, गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम।
तो यदि इस रिएक्शन की एनर्जी मिल जाए तो इस रिएक्शन की एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें 6 एस एफ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो बॉन्ड इंथैल्पी कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 6। और ये कैसे मिलेगा, इन रिएक्शन को इस तरह से अरेंज करो कि ये आ जाए जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। अब इनको अरेंज करो, देखो हमें ये किधर चाहिए, ये मुझे किधर चाहिए, ये मुझे किधर चाहिए, लेफ्ट में, तो इसको पलटा मार दो। तो ये रिएक्शन मैंने पलट दी ऐसे, यहां पर 6 है, सॉरी देखो यहां पे मैंने गलत लिखा है, क्योंकि यहां पे 6 है तो यहां 3 चाहिए ना, बैलेंस नहीं थी। ये देखो, अब जब रिएक्शन पलटोगे तो एनर्जी का साइन भी पलट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको रिएक्शन नंबर 1 कहो, इसको रिएक्शन नंबर 2 कहो, इसको रिएक्शन नंबर 3 कहो और जोड़ दो। और क्या करो, जोड़ दो। देखो मैंने लिखा रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 और 3 इंटू रिएक्शन 3। 3 में क्यों, क्योंकि कितने एफ लाने हैं, 3 एफ लाने हैं। यहां एफ कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। सॉरी बेटा, यहां 6 का मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू रिएक्शन 3। तो जब तुम ऐसा कर रहे हो, देखो इसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे आ जाएगा। तो देखो सल्फर सॉलिड से कट गया, 3F2 गैस 3F2 गैस से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये रिएक्शन में एनर्जी कैसे बची, 1100, दूसरे वाले की कितनी है 275, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई है 80 में, तो 80 इंटू 6। अब इनको जोड़ दो, तो हथियार से जोड़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है। 1100 प्लस 275 प्लस 80 इंटू 6, 1855। ये 1855 आया डेल्टा एच। अब इसमें 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 309 के आसपास। ये आ गया कितना, 309 के आसपास। तो वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग अच्छे से करें इस बात को। ये बात समझ पाए हो, यदि समझ पाए हो जल्दी से थम्स अप बनाओ, जल्दी से बताओ यस सर यस सर यस सर, हम इस क्वेश्चन को समझ गए। जल्दी से बताइए कि हाँ सर इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। जल्दी से बताएं सब लोग कि हाँ सर इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब इसका आंसर दो। द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को इंथैल्पी चेंज कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को इंट्रोपी, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर की हीट को इंथैल्पी चेंज कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। तो यार ये मेरे से कह रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस बताओ। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। इसका मतलब आप इनका डिफरेंस पूछ रहे हो, इसका मतलब आप ये पूछ रहे हो। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो 12 माइनस 15, ये लिक्विड है वो लिक्विड है। आर की वैल्यू कितनी है, यूनिट क्या चल रही है, किलो जूल, तो आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल। और टी कितना दिया है, 25 डिग्री, 25 डिग्री का मतलब 298। अब इसको कर लो, तो 3 इंटू 8.314 इंटू 298 ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 1000, माइनस का आया -7.43 किलो जूल।
क्या कोई ऐसा आंसर है? माइनस ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बताओ, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो गैस कौन सी है? आइडियल है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड हो रही, आइसोथर्मली हो रही, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। गैस आइडियल है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखो du और dh की वैल्यू 0 होंगी, क्योंकि आइडियल गैस के लिए ये दोनों सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं। आइडियल गैस के लिए ये दोनों सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं। टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो du और dh कभी नहीं चेंज होंगे। पूछ क्या रहा है? फ्रॉम इनिशियल वैल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर द डेल्टा ई ऑफ दिस प्रोसेस। डेल्टा ई का मतलब du। तो यार आइडियल गैस है तो आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं, और टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में और इंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर बताओ। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड एट 500 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना। What will be the change in internal energy of 3 मोल ऑफ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर? अब गौर से समझो, आप 3 मोल लिक्विड को चेंज करा रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड को वेपर में चेंज करा रहे हैं। हमारे पास 3 मोल लिक्विड था जो चेंज हो रहा है 3 मोल वेपर में। ठीक, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है, तो यार इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ये बताना है हमें कि इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा। द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 500 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना। व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ 3 मोल ऑफ लिक्विड? अब बताओ, हीट कितनी दी है? 1 मोल को चेंज करने में इतनी हीट लगती है, कितनी? 10। अब वो कितने मोल की पूछ रहा है? व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3 मोल ऑफ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। 3 मोल लिक्विड की पूछ रहा है। इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इज, तो यार du पूछ रहा है। अब कैसे निकाला जाए? तो देखो dh इक्वल टू होता है du प्लस डेल्टा ngRT। तो du इक्वल टू हुआ dh माइनस डेल्टा ngRT। अब देखो यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है, यदि आप देखोगे थोड़ा सा गलत है। जानते हो क्यों? लैटेंट हीट कब बोला जाता है? तो गौर सुनना, 1 ग्राम लिक्विड को वेपराइज कराने में जो हीट देते हो, आप हीट देते हो, उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। 1 ग्राम लिक्विड को वेपराइज कराने में जो हीट देते हो उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, और 1 मोल लिक्विड को वेपराइज कराने में जो हीट देते हो उसको इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो यहां पे गड़बड़ जानते हो क्या है? यहां पे लिखा लैटेंट हीट है और यहां पे यूनिट दी है इंथैल्पी की, कैलोरी पर मोल लिखा है। इसका मतलब ये डेल्टा एच दिया है, इसका मतलब ये डेल्टा एच दिया है। तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है लैंग्वेज में, मगर कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एच दिया है और कितना दिया है? पर मोल। जबकि तुम पानी कितना लिक्विड में कन्वर्ट कितना कर रहे हो? 3। तो 1 मोल की 10 है तो 3 मोल की कितनी होगी? ये यूनिट क्या है? कैलोरी, किलो कैलोरी। अब डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी होता है गैस माइनस गैस। गैस कितने मोल है? 3 मोल। और यहां कितने मोल है गैस? 0, क्योंकि यहां सबका सब लिक्विड है, तो ये 3 आ गया। आर की वैल्यू, हमें यूनिट क्या है? किलो कैलोरी, तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 2, और ये देखो किलो कैलोरी आ गई, और टी की वैल्यू 500। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 30 किलो कैलोरी,
और ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, ये 3 किलो कैलोरी आ गया। तो टोटल आ रहा है 27 किलो कैलोरी। आंसर है 27, ये आंसर। यस, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चलो, वो बेटा जो आप 540 कैलोरी लिख रहे हो वो वाटर की लैटेंट हीट होती है। वाटर की लैटेंट हीट 540 कैलोरी होती है, और यहां ये नहीं लिखा है कि ये वाटर है। पता नहीं कौन सा लिक्विड है, पता नहीं कौन सा लिक्विड है। चलिए जल्दी बताइए। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर राइज 60 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन इज। हाँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यदि 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो यार, 10 से 20 गए, 20 से 30 गए, 30 से 40 गए, 40 से 50 गए, 50 से 60 गए। यहां पे रेट आर था, तो यहां कितना हो गया 2R, यहां कितना हो गया 4R, यहां कितना हो गया 8R, यहां 16R, यहां क्या हो जाएगा 32R। तो 32 गुना हो जाएगा रेट, है ना। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट डबल होता है। तो बताओ यदि टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो रेट कितना हो जाएगा, आंसर बताओ। यस, वेरी गुड। According to Arrhenius equation, a straight line obtained plotting by logarithmic rate constant versus 1/t। वो कह रहा है किसके खिलाफ ग्राफ बनाओगे, लॉग के वर्सेस किसका ग्राफ बनाओगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए। According to the Arrhenius equation, a straight line is obtained by plotting graph logarithmic of rate constant अगेंस्ट। तो देखो आपको पता है कि ये इक्वेशन होती है आर्हेनियस की। ये देखो, अब लॉग ले लो, तो ये इक्वेशन आई। ये देखो, अब यार ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा m, ये हो गया माइनस, और ये हो गया हमारा c। तो ये क्या आ रहा है 1/x वर्सेस log k का ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप आएगा ऐसे। यस, वेरी गुड, आंसर बताओ। इफ 3160 ईयर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ। 3160 सालों में कोई रेडियो एक्टिव अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाता है, तो उसकी हाफ लाइफ पूछी जा रही है। तो देखो, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है टी हाफ कांस्टेंट होता है। तो जरा देखो, यदि हम एक टी हाफ चलेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी A0/2 आधी। एक बार और टी हाफ चलो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी A0/4। तो वो कह रहा है कि 3160 दिनों में वैल्यू कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो इसका मतलब आप कितना चले 2 टी हाफ। तो हमारे हिसाब से 2 टी हाफ टाइम में वैल्यू 1/4 हो जाएगी, उनके हिसाब से 3160 में हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये 1580 आंसर आ गया। आंसर यस, वेरी गुड बच्चों। इसको बताओ, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। देखो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट दिया है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको सी दिया है, पूछ क्या रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यदि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसकी रेट की इक्वेशन क्या बनेगी
रेट इक्वल टू के 80 की पावर 1। रेट आपको दिया है, के की वैल्यू पूछ रहा है, कंसंट्रेशन आपको दिया है, तो 0 से 0 हटा लो, तो के की वैल्यू ये आ गई। तो 7.5 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आ गया 3.75 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है? क्लियर है? यस, वेरी गुड। बच्चे ए आंसर कैसे लिख रहे हैं? देखो, क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? मैंने तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है ना बच्चों? हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। हाउ मच टाइम इज नीडेड टू चेंज टू कंसंट्रेशन ऑफ 0.08 m टू 0.01 m? बताइए। वो कह रहा है कि इतना कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तो आपको ये इनिशियल वैल्यू दे दी, ये आफ्टर टी टाइम वैल्यू दे दी, एक चाहो तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दो, ऐसे इनिशियल वैल्यू आफ्टर टी टाइम वैल्यू, और के की वैल्यू दी है। कैसे? आपको टी हाफ दिया है, और टी हाफ दिया है तो आप ये लिख दो, टी हाफ इक्वल टू कितना होता है 2.3032 log 2 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू 10 मिनट है। अब इससे टी निकल आएगा, ये कट गया, log 2 की वैल्यू 0.3, या ना लिखो अभी, log 2 की वैल्यू कट जाएगी, आप इसको log 2 लिखा रहने दो, इसको 10 लिख लो, और ये क्या हुआ 1 अपॉन टी log 8। log 8 का मतलब क्या होता है, ये भाई ये और ये कट गए, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, 3 बाहर आ गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया 30 मिनट। t इक्वल टू कितना आ गया 30 मिनट। एक तो ये तरीका है, और यदि कोई बच्चा इससे भी इजी तरीका चाहता है तो जरा देखो, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, एक बार टी हाफ चलोगे तो 0.4, एक बार और चले 0.2, एक बार और चले 0.1, इसका मतलब 3 टी हाफ चलने पर 0.1 पे पहुंच जाओगे, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 10, तो 30 आंसर आ गया। जरा समझो, इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, एक टी हाफ चलोगे तो आधा हो जाएगा, तो 0.04 हो गया, एक और टी हाफ चले 0.02 हो गया, एक और टी हाफ चले 0.01 हो गया, तो टोटल टाइम क्या है 3 टी हाफ, तो 3 टी हाफ की वैल्यू 10 दी है, 3 इंटू 10 30, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। अब इसको करो, ए सब्सटेंस react according to zero order kinetics, the time is taken for the completion of reaction। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का टोटल टाइम, 100% रिएक्शन खत्म होने में जो टाइम लगता है वो टी हाफ का डबल लगता है, ये मैंने आपको बताया है। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, मुझे तो याद नहीं है यार, किसी को टी हाफ का फार्मूला याद है जीरो ऑर्डर का? मेरे हिसाब से शायद ए नॉट अपॉन के होता है, तो देख लो क्या आंसर आएगा, ये होता होगा फिर के अपॉन ए नॉट, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? टी हाफ का टोटल डबल टाइम लगता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को खत्म करने में टोटल टाइम जो लगता है वो टी हाफ का डबल लगता है। अब के इक्वल टू कितना होता है मैं निकाल देता हूं, मैं तो भूल भी जाता हूं, है ना, अभी मैं निकाल देता हूं, ऊपर आएगा, ऐसे आता है फार्मूला, ए नॉट अपॉन टी, ये आएगा, ऐसा कहीं दिया है? अच्छा, ए नॉट अपॉन 2 के आता है क्या भाई? टी हाफ का फार्मूला बताओ जीरो ऑर्डर का, ए अपॉन 2 के, ए अपॉन 2 के, तो 2 2 कट जाएगा,
ये आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं प्रूफ कर सकता हूं 2 मिनट में। लाओ मैं प्रूफ कर देता हूं। k इक्वल टू होता है x अपॉन टी। जब हम इसको a नॉट कहेंगे तो इसको t हाफ कहेंगे, तो t हाफ इक्वल टू आ जाएगा a नॉट अपॉन 2k। हाँ, टी हाफ का फार्मूला a नॉट अपॉन 2k होता है, तो 2 कट जाएगा, ये आंसर आ गया। ये आंसर कौन है? ये मैंने टी हाफ का फार्मूला प्रूफ कर दिया है ना, ये देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A इक्वल टू B इज इंक्रीज 8 फोल्डर, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 टाइम्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था न्यू रेट और ओल्ड रेट में एक रिलेशन बताया था, यदि आपको ध्यान हो। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रहा है तो ऑर्डर 1, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट स्क्वायर में चेंज हो रहा है तो ऑर्डर 2, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट क्यूब में चेंज हो रहा है तो ऑर्डर 3। और यहां पर उल्टा हो रहा है, कंसंट्रेशन 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है और रेट 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पावर जो है फ्रैक्शनल है। कंसंट्रेशन आपने क्या किया 8 टाइम, तो रेट 2 टाइम इंक्रीज हुआ। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे 1/3 लिखा हो, है ना। ये देखो, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा 1/3। हाँ, वेरी गुड। ऑर्डर क्या होगा 1/3। द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको पढ़ो। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन A एंड B इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर 100 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज 10 फोल्डर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन A एंड B इंक्रीज 100, रेट 100 गुना बढ़ता है जब आप कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ाते हो, तो इसका मतलब इसके ऊपर पावर कितनी लगी है 2। जितने टाइम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो उसके स्क्वायर में यदि रेट बढ़ रहा है तो ऑर्डर 2 होगा। जितने टाइम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो उसी के पैरेलल में ऑर्डर बढ़ रहा है तो ऑर्डर 1। जितने टाइम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो उसके स्क्वायर में रेट बढ़ रहा है तो ऑर्डर 2। तो ये तो इसके स्क्वायर में बढ़ रहा है तो ऑर्डर कितना आएगा 2। यस, वेरी गुड। वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104.16 व्हेन हीटेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेपर डेंसिटी रिड्यूस टू इतना। इनिशियल वेपर डेंसिटी क्या है कैपिटल डी, आफ्टर टी टाइम वेपर डेंसिटी क्या है स्मॉल डी। तो PCl5 जो है इस तरह से ब्रेक होता है। तो 1 मोल से कितने मोल प्रोडक्ट आ रहे हैं 2, तो n की वैल्यू 2, अल्फा इक्वल टू D माइनस डी n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है 104.16 62 2 माइनस 1 इंटू 62। अब आंसर ले लो, 104.16 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 100। तो परसेंटेज में ये 68% आ रहा है। नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1 into 10 की पावर 20 at 300 Kelvin. The standard gives free energy change of this reaction is। तो देखो यार, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू होता है -2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो -2.303, R की वैल्यू 8.14 किलो जूल में चाहिए तो 10 की पावर -3 किलो जूल। T की वैल्यू 300। अब K की वैल्यू क्या है 1 into 10 raised की पावर 20। तो यार इसमें बस 20 का मल्टीप्लाई करना है। log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2.3032 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000। तो 114.8 आ रहा है किलो जूल। तो 114.8 का मतलब लगभग 115।
तो आंसर क्या आ रहा है? 115 आ रहा है। वेरी गुड, आंसर क्या आ रहा है? 115। अब आंसर बताइए। यस, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए सभी बच्चे जल्दी से। द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर velocity of hydrogen at 50 degree centigrade and oxygen at 800 degree centigrade is रूट मीन स्क्वायर, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होती है? VRMS इक्वल टू होता है √3RT/m। अब किसकी कह रहा है? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की कैसे लिखोगे? 3R, T कितना है? 50, M कितना होता है? 2। ऑक्सीजन की कैसे लिखोगे? 3R, T कितना है? 800 और M कितना है? 32। डिवाइड कर दो। तो देखो यार, 3R कट गया, तो ये कितना आया? 50 डिवाइडेड बाई 2, 800 डिवाइडेड 32, 32 ऊपर आ जाएगा, ये 16 आ गया। 2 0 से 0 उड़ा दो, 5 से 5 उड़ गया, फिर 5 से 5 कट गया, ये तो 1:1 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 1:1। चेक करो, आंसर कितना आ रहा है? 1:1। चलो इस क्वेश्चन को करो और आंसर बताओ। द रिएक्शन A+2B gives C+D in a equilibrium। इक्विलिब्रियम पर सबके कंसंट्रेशन दिए हैं, आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है? रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी दी है? तो ये कितना हो गया? अब इसको कट्टम काट खेल लो, 1 2 2 2, तो ये 5×15 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 2, तो 150 डिवाइडेड बाई 2, 75 आ रहा है। ये देखो। नेक्स्ट, अब आप इस क्वेश्चन को करिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को करिएगा। वेरी गुड, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखो, 1 मोल ऑफ N2O5 N2O4, 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmospheric pressure. It is heated to 600 Kelvin. When 20% by mass of N2O4 decompose, the resultant pressure is, पहले इसके कितने हैं? 1 मोल, T इक्वल टू 300 केल्विन पे। जब हम इसको 600 केल्विन पे लाते हैं तो 20% बाई मास डिकम्पोज हो जाता है। तो यार 20% इसको डिकम्पोज कर लो, तो 20% कितना होगा? 0.2। ये कितना बनेगा? 0.4। अब वो कह रहा है कि बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा इस जगह पे। ये देखो, तो यार हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या लिखोगे? ये लिखोगे टोटल मोल पीवी इक्वल टू एनआरटी। टोटल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाए, मोल कितने हैं जोड़ दो, टोटल मोल कितने हो गए? 1.2 आर टी, टी कितना है? 600। क्लियर? मगर V नहीं दिया है, तो पहली वाली इक्वेशन से V निकाल लो। कैसे? प्रेशर कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेयर। V निकालना है, मोल कितने हैं? 1। R टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। तो ये जो V निकल के आया इसको यहां डाल दो। कितना निकल के आया? 300 R डिवाइडेड बाई 1। ये देखो, R से R कट गया, 1 2 3, 3 दूनी ये, तो पीटी की वैल्यू आ रही है 1.2 इक्वल टू इतना 2.4 एटमॉस्फेयर आ रहा है। चेक कर लो, ये देखिए। यस, जल्दी से आंसर बताएं।
आंसर बताइए। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हैविंग रिएक्शन इन्वॉल्व 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देखो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2, तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई। इज फाउंड टू बी इतना, ये ई नॉट दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है ई सेल इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा 0.5 एक मिनट यार 0.529 अपॉन एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.591 होता है ना 0.591। इसकी वैल्यू कितनी है 2। जब ये यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो यही चीज आ जाएगी लगभग। तो यार ये जो है ऐसे कटेगा, है ना, ये आएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे है। तो यहां से यहां काटने पर यहां 10 आ जाएगा। तो लॉग एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर 10 आ जाएगा। देखो 10 की पावर 10 आ रहा है कहीं, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको बताओ कैसे करोगे। ये क्वेश्चन बहुत शानदार, इसको बताओ कैसे करोगे। गौर से सुनिएगा सब लोग। एक गैल्वेनिक सेल इज कंपोज्ड बाय 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ विच कैथोड इज ए हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। देखो एक हाफ सेल जो है 2 हाइड्रोजन, एक सेल जो है 2 हाइड्रोजन हाफ सेल से मिलकर बना है। इसमें से ये वाला जो हाफ सेल है कैथोड, वो हाइड्रोजन हाफ सेल है। कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, चेक करो उसने लिखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये अब दूसरा वाला जो है वो ये है एसिड वाला, ऐसे। अब वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए कौन लेना चाहिए। तो इस सेल की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी क्या, एनोड क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ये एनोड है और ये क्या है एसिड वाला ए। कैथोड क्या होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन, ऐसे। अब सेल क्या बना, सेल बना ये, देखो बच्चों, सॉरी ये एसिड का एच आयन है, ऐसे। अब आप इसका ई सेल लिखो, तो ई सेल इक्वल टू आया ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब गौर से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत धमाकेदार। ये क्या है, एच आयन ऑफ एसिड, ए लिखा है, इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसमें क्या लिखा है एच आयन ऑफ एच इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आप सभी लोग जानते हो कि प्रेशर की कहीं बात नहीं की जा रही है, तो ये तो सेम हो गया, कट गया। अब जरा बताओ इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम करनी है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए ये वैल्यू, ये तो वाटर हो गया 10 की पावर -7, क्यों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया है ना। तो ये वैल्यू चेक करो, यदि ये वैल्यू ज्यादा है तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा होगी, और माइनस वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब ये एच आयन कंसंट्रेशन मिनिमम होना चाहिए। जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम एच आयन कंसंट्रेशन कौन इशू करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो ज्यादा एच आयन इशू करेगा। तो जो सबसे वीक एसिड होगा, जो सबसे वीक एसिड होगा वो सबसे कम एच आयन कंसंट्रेशन इशू करेगा।
और एचाइन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जितना कम होगा इसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो सबसे वीक एसिड कौन है? ये क्या है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? एस्टिक एसिड। तो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है कि एस्टिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, फिर होता है बेंजोइक एसिड का, और फिर होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, और H2SO4 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे कम एसिडिक कौन है? ये। तो ये सबसे कम एचाइन इशू करेगा, और सबसे कम एचाइन इशू करेगा तो वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना। आंसर क्या आएगा? बी। आंसर क्या आएगा? बी। चलो इस क्वेश्चन को करो। यस, इस क्वेश्चन को करिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आंसर बताइए। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2 solution using copper electrode 2.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट कैथोड देन एनोड। आपको पता है आप इलेक्ट्रोलिसिस किसकी कर रहे हो? CuCl2 की कर रहे हो। तो मैंने आपको पढ़ाया है कैटायन का क्या होगा? रिडक्शन। कैटायन कौन कौन है? एक कॉपर आयन है, एक एच आयन है। अब किसका रिडक्शन होगा? जो ECS सीरीज में नीचे होगा, और ECS सीरीज में नीचे कौन है? कॉपर। तो तुमने कॉपर का तो रिडक्शन कर दिया ऐसे, कॉपर का क्या कर दिया? रिडक्शन। एनायन कौन है? एनायन कौन है? एनायन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। वो कौन है? Cl आयन और OH आयन। मैंने आपको पढ़ाया है यदि OH आयन है तो OH आयन का ऑक्सीडेशन, सॉरी यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन। हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन कर दो ऐसे। अब वो कह रहा है कि जितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे उसके करस्पॉन्डिंग कितना क्लोरीन गैस निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि चार्ज सेम जा रहा है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हो। तो जितना चार्ज एनोड पे जा रहा होगा उतना ही तो कैथोड पे जा रहा होगा। तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? एन फैक्टर ऑफ कॉपर मोल ऑफ कॉपर, ये हो गया कैथोड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एन फैक्टर ऑफ Cl2 मोल ऑफ Cl2, ये हो गया एनोड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कॉपर का एन फैक्टर 2 मोल, ये क्लोरीन का एन फैक्टर 2 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड 22,400, ये ml में निकल के आएगा। जब 22,400 लोगे तो ml आएगा। यहां आंसर ml में है इसलिए 22,400 दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब बस आपको सॉल्व करना है। 2.5 इंटू 22,400 डिवाइडेड बाई 63.5, तो ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस अप्रोक्स 881.8 ml आ रहा है। 881.8 ml आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा। क्यों? इन्होंने 22.4 न लेके 22,700 ले लिया होगा। ये देखो अभी कर देता हूं। 2.5 इंटू 22,700 डिवाइडेड बाई 63.5, हाँ देख लो, है ना, 890 के आसपास आ जाएगा फिर। तो ये देखो आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर? चलो फिर और आंसर करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन करिए और आंसर बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 that is needed to react with 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium। देखो आपको पता है कि फेरस ऑक्जिलेट की रिएक्शन जब आप KMnO4 से कराओगे
तो मीडियम क्या है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2 पास 2 में जाता है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2 पास 2 में जाता है। अब ये क्या है? फेरस। किस में जाएगा? फेरिक में। क्यों? Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्जिलेट आयन। किस में जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर गौर से ध्यान दो, 2 एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका एन फैक्टर कैसे बनेगा? 1 2 - 3 प्लस 2 3 - 4 1 + 2 = 3। ऐसे एन फैक्टर आया। और इसका एन फैक्टर कैसे बनेगा? 1 7 - 2 5। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट। तो आपको पता है इसके मोल दिए, इसके पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। एन फैक्टर इंटू मोल बराबर एन फैक्टर इंटू मोल। तो मोल ऑफ KMnO4 कितने आ गए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोल। एन फैक्टर इंटू मोल, एन फैक्टर इंटू मोल। बात समझ पा रहे हो सब लोग? यार आपको पढ़ाया है ना, इसका एन फैक्टर निकालना मैंने पढ़ा रखा है कि फेरस ऑक्सीडेट जब एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो। सर प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग है। एक बच्चा कह रहा है सर प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग है ना? नहीं, बिहारी नाम का। एक बार देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन की कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? नहीं तो अभी बता देंगे फिर से। ये कर लोगे? अब आगे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। ए मिक्सचर कंटेन्स 100 ग्राम हाइड्रोजन 100 ग्राम ऑक्सीजन इज इग्निटेड सो दैट वाटर इज फॉर्म। हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म? एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। मैंने यही पढ़ाया है। अब 100 ग्राम ये है, 100 ग्राम का मतलब 50 मोल। क्यों? 2 से डिवाइड करोगे मोल बन जाएगा। 100 ग्राम ये है, तो इसके मोल कितने हुए? इतने मोल। अब LR चेक करो। LR कैसे चेक करते हैं? मोल अपॉन कॉफिशिएंट। रिएक्शन बैलेंस करो, ये मोल अपॉन कॉफिशिएंट ये। तो छोटी वैल्यू कौन है? ये। जो छोटी वैल्यू है वो LR है, वो LR है। हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म? तो प्रोडक्ट का कंपेयर हमेशा LR से होता है। मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट। मोल कितने हैं? ये। कॉफिशिएंट कितना है? ये। मोल ऑफ वाटर अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ वाटर कितना आ गया? 200 डिवाइडेड बाई 32, 100 डिवाइडेड बाई 16, 50 डिवाइडेड बाई 8, 25 डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या हो गया? 7 चौक 6 चौक 24, 2 5, 6.25 मोल आंसर आ रहा है। अब वो मास निकाल रहा है। मास ऑफ वाटर बताओ। तो मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूलर वेट 6.25 इंटू 18, 112.5 आ रहा है। 112.5 ग्राम। ये देखो 112.5 ग्राम आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वेरी गुड, थोड़ा स्पीड में रहिए सब लोग। यस, इस क्वेश्चन को करो। 100 ml of 0.4 NaCl is mixed with 100 ml of 0.6 H2SO4. What is the total acidic normality of the resultant solution? अब देखो यार, दो एसिड को मिलाया जा रहा है। एक एसिड कौन है? HCl, और एक एसिड कौन है? H2SO4। अब रिजल्टेंट जो सोल्यूशन बना उसमें नॉर्मलिटी पूछ रहे हैं,
तो दोस्त तुम नॉर्मेलिटी किसकी पूछ रहे होगे? HN की। व्हाट इज द टोटल एसिडिक नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, इसका मतलब तुम HN की नॉर्मेलिटी पूछ रहे हो। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। HN का एन फैक्टर कितना है? 1। तो HN की मोलरिटी निकाल दो। अब मोलरिटी कैसे निकलेगी? मोल ऑफ HN अपॉन टोटल वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल ऑफ HN देखो, यहां कितने HN है? M इंटू V, एन फैक्टर 1 है, तो 100 इंटू 0.4, ठीक है। तो ये आया 40 मिलीमोल। यहां से HN इतने हैं, जितने HCl होंगे उतने ही HN होंगे। यहां देखो M इंटू, अब ये देखो नॉर्मलिटी दी है, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो ये आया 30 मिलीमोल। और ये किसके आए? H2SO4 के। तो HN कितने हो गए? 60 मिलीमोल। अरे भैया वैल्यूम किसका है? H2SO4 का। नॉर्मेलिटी किसकी है? H2SO4 की। तो मोल किसके आएंगे? H2SO4। यहां नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को मैंने मोलरिटी में कन्वर्ट कर लिया ऐसे। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू हो गया नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी इतनी आई। M इंटू वी करने से मोल आए किसके? H2SO4 के। मगर हमें किसके मोल चाहिए? HN के। वो डबल हो गए। तो 40 यहां से आए और 60 यहां से आए। 40 60 100। वैल्यूम कितना हो गया? 100 यहां से आया, 100 यहां से आया, 200। तो 1/2.5 आ रहा है। नॉर्मेलिटी कितनी आ रही है? 0.5। अच्छा क्वेश्चन था। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोगों को ये बात हजम हो रही है कैसे किया जाए? क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे? कर लोगे सब लोग? यस। इस क्वेश्चन को करो। ए मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इट इन स्टीम। एक मेटल ऑक्साइड है ऐसे, इसको हाइड्रोजन से रिड्यूस कराया जा रहा है। तो मेटल आ रहा है और वाटर आ रहा है। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो। ये देखो, ए मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इन ए स्टीम ऑफ हाइड्रोजन। इट फाउंड दैट आफ्टर कंप्लीट रिडक्शन 3.15 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड हैव यील्ड 1.05 ग्राम ऑफ मेटल मे बी कंक्लूडेड दैट एटॉमिक मास ऑफ मेटल पूछ रहा है। तो यार मैंने आपको क्या पढ़ाया? जो पूछा जाए और जो निकालना हो उसके मोल अपॉन रेशियो को बराबर कर दो। तो इसका मोल कैसे निकालोगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर वेट हुआ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये इसका एटॉमिक मास हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू निकालनी है। वो क्या कह रहा है? ए की वैल्यू बताओ। तो बता दो ए की वैल्यू किस तरह से आएगी। मेटल का देखो जरा कुछ दिया है, मेटल जरूर बाय हटेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग और आंसर निकाल लीजिए। बैलेंस है अच्छे से देख लो। मोल अपॉन कॉफिशिएंट, भाई मोल आ गया ये अपॉन कॉफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करो बच्चों, कर लोगे यार? छोड़ दूं? ये देखो, इससे क्या होगा? इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है।
ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, और नहीं तो आपको निकालने का एक और तरीका मैंने बताया था, यदि सभी बच्चों को याद हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। यदि ये टफ लग रहा हो तो इसकी जगह एक और तरीका है, ये थोड़ा टफ है, आपको इजी तरीका बताता हूं, आपको इजी तरीका बताता हूं। आपको मैंने एक डिफिनीशन पढ़ाई थी, गौर सुनिएगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो वेट ऐड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ध्यान है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो वेट ऐड होता है उसे उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। अब देखो, मेटल ऑक्साइड इतना है, मेटल इतना है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो बच्चों, 3.15 माइनस 1.05, 2.1 ग्राम आया क्या, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो जरा, 2.1 ग्राम ऑक्सीजन एटम से कितना वेट कंबाइंड हो रहा है मेटल का, इतना वेट। 2.1 ग्राम ऑक्सीजन से इतना वेट कंबाइंड हो रहा है, तो 8 ग्राम से कितना होगा, 8 ग्राम से जितना वेट कंबाइंड होगा वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो देखो, 1.05 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 8, 4 ग्राम आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ रहा है, 4। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 4 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4। डिफिनीशन याद है कि भूल गए, किसी भी एटम का कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, यदि कोई ऑक्साइड है, 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। यदि मेटल ऑक्साइड 3.15 ग्राम है, उसमें मेटल 1.05 ग्राम है, तो 3.15 में इतना मेटल है, तो बचा हुआ कौन है, ऑक्सीजन है। तो 2.15 ऑक्सीजन कंबाइंड होता है 1.05 ग्राम मेटल से, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मेटल से कंबाइंड होगा, और 8 ग्राम मेटल जितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा उससे उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे, उसे उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए, यदि इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए, दिस द गैस विच कैन मोस्ट इजीली लिक्विफाई। लिक्विफिकेशन जो होता है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से लिक्विफिकेशन होगा। क्यों, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए। सबसे बड़ा ए किसका है, सबसे बड़ा ए ये है, तीसरे नंबर, तीसरा नंबर कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 सबसे बड़ा ये है, C2H5 C2H4। तो सबसे तेजी से कौन लिक्विफाई होगा, C2H4। द गैस विच कैन मोस्ट इजीली लिक्विफाई, जितना बड़ा ए होगा उतनी तेजी से गैस लिक्विफाई होगी। इसको करो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ इज। अब देखो, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है IKFM। जब आपको नाम नहीं दिया है तो I इक्वल टू 1 हो गया, और KF सबका कांस्टेंट हो गया। क्यों, सबके सब इक्वल सोल्यूशन है, सबके सब इक्वल सोल्यूशन है। ग्लूकोज के लिए I इक्वल टू 1, और यदि मैं सबका सॉल्वेंट सेम मानूं तो KF भी सेम हो गया। तो इसका मतलब TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका TF ज्यादा होगा, और TF ज्यादा होगा
तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा क्योंकि टीएफ निगेटिव वैल्यू है। तो देखो यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। और वो पूछ क्या रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन। वो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, टीएफ का ऑर्डर नहीं पूछ रहा है। यदि डेल्टा टीएफ का ऑर्डर पूछता तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा। मगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीएफ एक निगेटिव वैल्यू है और डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यदि ये वैल्यू बढ़ रही है न्यूमेरिकली, यदि ये वैल्यू न्यूमेरिकली बढ़ रही है तो ये वैल्यू कम हो रही होगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो जब ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ की न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ये देखो, इसी वजह से मैंने ये रिलेशन लिखा। अब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जिसका होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ऑर्डर क्या चलेगा देख लो, ये वाला ऑर्डर आएगा बी। ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला आएगा बी। क्लियर है बच्चों? अब आप देखो मैंने कितने क्वेश्चन किए, 1 2, अब रिजल्ट का टाइम आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, आई थिंक 40 क्वेश्चन किए हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 क्वेश्चन बच्चों की हैं। अब बताओ किसके कितने सही, 39 में से किसके कितने सही। टोटल 39 क्वेश्चन किए हैं, जल्दी से बताइए 39 में से किसके कितने सही। संकल्प गर्ल सर थैंक यू, बट थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखो यदि आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है आपको। यदि आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। और इसके लिए आप सीएसडी खूब रिवाइज करो, आप सीएसडी को खूब रिवाइज करो। सीएसडी का खूब रिवीजन करो, आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। 39 में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? 36 32 29 बहुत सही, 30 बहुत सही, 32 वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनमिक्स में बहुत प्रॉब्लम है। आयनिक इक्विलिब्रियम आज वन शॉट आएगा, शायद आज वन शॉट में दे दूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को उससे देख लीजिएगा वन शॉट, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सीएसडी मींस, सीएसडी का मतलब है आपको जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो टेलीग्राम पे मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स दिए हैं, उन्हीं को सीएसडी कहते हैं, कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। उनमें मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं। टेलीग्राम पे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के सीएसडी डाल रखे हैं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के हैंड रिटन फार्मूला सीट कहो या हैंड रिटन कॉन्सेप्ट सीट कहो, उसको पूरा डाल रखा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कराएंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम फिर रिवीजन लेके आएंगे। तब तक आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लो, और मैराथन भी लेके आएंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। मैराथन भी लेके आएंगे, सब लेके आएंगे, बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक ही बात कहते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।